नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। एक कहावत सुनी होगी आपने, जिसे लोग अपने अपने शहर के हिसाब से फिट करके जहां उपयुक्त होता है चिपका देते हैं। वो ये है कि अमुक अमुक जगह बादल छाते हैं तो अमुक अमुक जगह बारिश शुरू हो जाती है। यानी जब दूरियों को परिभाषित करना हो और दूरियों का लाभ और हानि को परिभाषित करना हो तब ये कहावत यूज होती है। इसका सीधा कनेक्शन आपस में जुड़े रहने या तासीर से है। अब जब दिल्ली में फिर से एनडीए की सरकार बन रही तो जाहिर है तोहफों की बारिश एमपी में भी दोनों दलों के नेताओं के लिए होगी, ऐसा अनुमान है। बीजेपी के तोहफे वाकई तोहफे होंगे। कांग्रेस के तोहफे को आप कोट अनकोट में पढ़िएगा और समझिएगा। पहले बात बीजेपी की। जब पूरे देश में बीजेपी को कहीं कम कहीं ज्यादा नुकसान हुआ हो तब एमपी यदि पूरी 29 सीटें जिताकर देता है तो इस जीत के जितने भी शिल्पकार घोषित अघोषित होंगे उनके खाते में कुछ ना कुछ इनाम तो आने की संभावना है। खबर है कि शिवराज सिंह चौहान का नाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उभर सकता है। उसकी वजह उनकी पार्टी के प्रति निष्ठा, समर्पण और नतीजे देने वाली परफॉर्मेंस हो सकता है। शिवराज केंद्र में रहेंगे तो किस भूमिका में रहेंगे? सीएम डॉक्टर मोहन यादव, संगठन महामंत्री हितानंद, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खाते में भी छिंदवाड़ा विजय आ सकती है। बात कांग्रेस की करें तो वहां भी कुछ ना कुछ होना संभावित है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह की भूमिका क्या होगी? पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का भविष्य क्या होगा? बात दिग्विजय सिंह के आज की सोशल मीडिया पोस्ट की भी लाजमी है, जिसमें शिवमंगल सिंह सुमन की कविता उन्होंने पोस्ट की, वरदान नहीं मांगूंगा टाइप। अपने इस मैसेज में किसे लक्ष्य समूह बना रहे हैं दिग्विजय सिंह? बात इसकी भी होगी कि क्यों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता शिवराज सिंह चौहान में अनंत संभावनाएं देख रहे हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से लेकर विवेक तनखा तक क्यों एमपी में बीजेपी की जीत का श्रेय सिर्फ शिवराज को देने को आमादा है? बहुत ऐसे सवाल जिन्हें लेकर जाएंगे खास पैनल के पास और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। जब से चुनाव के नतीजे आए तब से कांग्रेस की दिल्ली और एमपी की यूनिट अचानक से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ में तेजी से जुटी है। कोई उन्हें पीएम मटेरियल मान रहा है तो कोई उनके लिए बड़ी भूमिका की संभावना देख रहा है। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की सोशल मीडिया पोस्ट में देखिए, एमपी के वरिष्ठ नेता विवेक तनखा भी कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस को शिवराज ने हराया और लोकसभा चुनाव में भी शून्य तक पहुंचाने वाले शिवराज ही हैं। ये तारीफ कोई खेल भावना के तहत नहीं हो रही, बल्कि कांग्रेस का ये प्रयास है कि मोदी के मुकाबिल पार्टी के अंदर ही शिवराज को खड़ा कर दिया जाए। अपने प्रदर्शन से उत्साहित कांग्रेस बीजेपी की जीत के दूध में नींबू निचोड़ने का प्रयास कर रही है। एमपी के बदतर प्रदर्शन पर टिप्पणी के बजाय विपक्षी दल के नेता के प्रति प्रेम भी शाशा ही है। इधर एमपी के नेताओं में दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट भी काबिले गौर है, जिसमें वे वरदान मांगूंगा नहीं वाली शिवमंगल सिंह सुमन की कविता पोस्ट करके अपनी ही पार्टी को कोई संदेश दे रहे हैं। शिवराज सिंह जी का पक्षधर, उनको सम्मान मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का मुख्य चेहरा ही चुनाव में था। हम और भाजपा की अपेक्षा मैं शब्द का उपयोग हो रहा था और मध्य प्रदेश में हमारे शिवराज सिंह जी, हमारे जोर दे रहा हूँ, 8.25 लाख मतों से जीते हैं। निसंदेह नरेंद्र मोदी जी से बड़े नेता हैं, उनके समकक्ष नेता हैं। जितनी बार नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहे उतनी बार शिवराज जी भी रहे हैं। तो जहाँ प्रदेश के हक और सम्मान की बात आएगी तो हम तो चाहेंगे कि शिवराज सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। बीजेपी फोकस्ड है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि शिवराज सिंह चौहान ने सबसे बड़ी जीत हासिल की है, क्योंकि इंदौर के शंकर लालवानी की जीत में प्रतिद्वंदी सामने था ही नहीं। खैर, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल इसी महीने के आखिर में खत्म हो रहा है। ऐसे में कयास तेज हो गए हैं कि शिवराज को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अभी बीजेपी ने सभी सांसदों को दिल्ली बुलाया है और साथ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है। जाहिर है कि दिल्ली की नजर में एमपी बीजेपी की छवि तब और चमकदार होगी ही जब देश के कई राज्यों में बीजेपी ने खराब प्रदर्शन किया, लेकिन एमपी की पूरी 29 सीटें बीजेपी ने जीत कर दे दी। दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री ने कोई चिन्हित सियासी संवाद तो नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मोदी जी की अगुवाई में तीसरी बार सरकार बनने की उन्हें बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि पूरी दुनिया मोदी की तरफ देख रही है। वरिष्ठ प्रधानमंत्री जिनका अपना लंबा प्रशासनिक अनुभव भी है और जिसने असंभव को संभव करके दिखाया है। एनडीए अलायंस को इतनी बड़ी जीत दिला करके जिस प्रकार से मौका दिया है, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। और खासकर ऐसे बदलते परिदृश्य में जब 21वीं शताब्दी में भारत की तरफ दुनिया देख रही है
ऐसे व्यक्ति का मंत्रिमंडल बनना जिसके लिए दुनिया के सभी नेताओं ने जिस ढंग से अपनी प्रतिक्रिया दी है, ये हम सबको गौरवान्वित करने वाली है। मुझे प्रसन्नता है कि वो शपथ लेने जा रहे हैं। ये दीवार पर लिखी हुई इबारत की तरह साफ है कि अब न केवल सरकार बल्कि संगठन भी आपसी राय मशविरे से चलेंगे। ऐसी स्थिति में शिवराज ताकतवर बनकर इसलिए भी उभरेंगे क्योंकि उनका प्रदर्शन भी कमाल का रहा और उनकी संगठन और संघ दोनों में अच्छी पैठ है। यानी आने वाले कुछ दिनों में एमपी बीजेपी के नेताओं पर तोहफों की बारिश तो जरूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। अभी सिर्फ 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ पाए हैं, तीसरे कुछ तकनीकी दिक्कत के कारण नहीं जुड़ पाए, जल्द जुड़ जाएंगे। जो जुड़ गए उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं अजय सिंह यादव, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। अजय जी का बहुत बहुत स्वागत। और दूसरे मेहमान हैं दिनेश निगम त्यागी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी स्वागत है। और फिर जल्द जुड़ जाएंगे रविंद्र सिंह तोमर, जो कांग्रेस के पूर्व विधायक भी हैं और विद्वान प्रवक्ता भी हैं। जब वो जुड़ जाएंगे तो उनके पास चलेंगे। पहले चलते हैं हम अजय जी के पास। तो अजय जी, जैसे मैंने कहा कि भाई कहीं कम कहीं ज़्यादा नुकसान बीजेपी को हुआ देश भर में, एमपी में लेकिन ज़बरदस्त परफॉर्म किया, तो ये मान के चलें जो असल तोहफे हैं वो आप लोगों की तरफ आएंगे यहाँ एमपी में? देखिए प्रवीण जी, लोकसभा चुनावों के परिणाम में यह प्रमाणित हो गया है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन उत्कृष्ट संगठन है। न केवल हमने 29 की 29 सीटें जीते हैं, बल्कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 60% मत और कांग्रेस उससे आधे पर सिमट गई। तो ये मतों का इतना बड़ा अंतर बताता है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान से पूरी तरह बाहर थी। जो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दावे किए वही परिणामों में पूरी तरह आई। यहाँ तक कि आपने कांग्रेस के कई नेताओं को लगातार कहते हुए देखा होगा कि भाजपा चरम पर पहुंच गई है, अब यहाँ से तो कुछ सीटें कम आनी है। तो इस बहाने उनने पीसीसी की पुताई भी करवा ली, 1 क्विंटल लड्डू के ऑर्डर भी दे दिए, लेकिन वो सारी चीजें जमीन पर कहीं नहीं थी। और मध्य प्रदेश में जो एकमात्र बची हुई सीट थी वो भी भारतीय जनता पार्टी के पास आ गई। अब मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी संगठन में हमेशा विशेष महत्व रहा है और ये कहा जाता है कि मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में मोदी जी। और हम उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश के नेताओं को केंद्र सरकार में और केंद्रीय संगठन में बड़े दायित्व मिलेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार से ऐसी योजनाओं का भी लाभ मिलेगा जिससे डबल इंजन की सरकार यहाँ प्रमाणित रूप से जनता को डिलीवर करते हुए दिखाई देगी। ये निश्चित ही जनता की जीत है और भारतीय जनता पार्टी संगठन मध्य प्रदेश का देश में एक कीर्तिमान रचने में सफल हुआ है और देश में बड़े राज्यों में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने सभी की सभी सीटें जीती हैं। दूसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए रविंद्र तोमर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, पूर्व विधायक है, विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता भी हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ आपको जब मैं कहूँ उच्चारित करूँ तो आपको सियासत पूरी पार्टी से है। मैं बीते कई सालों से देख रहा हूँ, भर भर के कोसते थे आप लोग शिवराज जी को। अब पूरी पार्टी उनके लिए बड़ा प्रेमी हो गए हो आप लोग सब। उनके दिल्ली से लेकर यहाँ तक सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमारे शिवराज, हमारे शिवराज। क्या वजह है इस प्रेम की? तो पता तो चले कि मोदी जी की तानाशाही कितनी और चल रही है। क्योंकि क्या है, मोदी जी अपने अलावा किसी को नेता मानते ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अगर ऐसा मानते होते तो वो तीसरी बार, चौथी बार, बल्कि चौथी के 5वां राउंड था, उसमें सरकार मध्य प्रदेश में, मैं बधाई दे रहा हूँ, सरकार बना, उनके चेहरे पे यहाँ चुनाव लड़ा गया। इसके बाद उनको किनारे किया। और दूसरी बात, एक भी नेता, चाहे वसुंधरा जी, चाहे वहाँ राजस्थान में हो, चाहे रमन सिंह जी हो, सबको किनारे कर दिया। तो अब कम से कम मौका है, क्योंकि मैंडेट तो मिला नहीं ना मोदी जी के नाम पे। कहाँ बहुमत मिला? अगर भारतीय जनता पार्टी को एनडीए का जो गठबंधन है उसको अगर करके केवल भारतीय जनता पार्टी का आकलन करो तो बहुमत नहीं मिला है। तो इस दृष्टि से मतलब जो है ये बात आती है कि जो लोकप्रिय नेता है, लोकप्रिय नेता आना चाहिए। ठीक है, दिनेश जी गिन करते हैं। दिनेश जी, इस प्रेम को क्या नाम दोगे आप? इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? देखिए, इसको एक तो राजनीति है। कांग्रेस और विपक्ष आगे बढ़ा है, थोड़ा पीछे रह गया है। मोदी जी सरकार में आ रहे हैं लेकिन वैसे बहुमत के साथ, वैसे समर्थन के साथ नहीं आए। हर कोई चाहेगा, मैं भी चाहूंगा, आप भी चाहेंगे मेरे ख्याल से, कि अगर मध्य प्रदेश को अवसर मिले ऐसा कि वो देश का, यहाँ का कोई नेता प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने,
तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें अच्छा भी लगेगा। इसमें भी कोई शक नहीं है कि शिवराज सिंह जी एक चेहरा हैं, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, वो जो है प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, दिल्ली में राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व भी उन्होंने लंबे समय तक निभाया है संगठन में, कई बार सांसद रहे हैं, तो उनके पास सारी योग्यताएं पहले से हैं कि वो किसी भी पद को सुशोभित कर सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं। इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें उन्होंने रिकॉर्ड 8,20,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है, वो भी अपने आप में रिकॉर्ड है। मेरे ख्याल से दूसरा नंबर उन्हीं का है, लालवानी का आपने बता ही दिया कि वहां तो कैंडिडेट ही नहीं था सामने, तो पहली जीत शिवराज जी की है। जहां तक कांग्रेसियों के प्रेम का सवाल है, आप ये मान लीजिए कांग्रेस प्रदेश की राजनीति में शिवराज जी से नफरत करती थी, शिवराज जी का विरोध करती थी, राष्ट्रीय राजनीति में मोदी जी का विरोध करती थी, मोदी जी की नफरत करती थी। इस दौरान जो माहौल देश के अंदर बना है कि भाजपा और मोदी जी की टीम जीत कर भी ये नहीं मान रहे हैं कि देश में हम जीते हैं, और विपक्ष हार कर भी सत्ता में ये मानकर चल रहा है कि हम जीते हैं। मध्य प्रदेश में तो रिकॉर्ड बना है। आप समझिए कि जब विधानसभा के चुनाव हुए, शिवराज जी चेहरा थे, शिवराज जी के चेहरे से चुनाव लड़ा गया और भाजपा जो है खासे बहुमत में आई, लेकिन उनको अलग कर दिया गया, नाम दिया गया कि मोदी जी कारण मध्य प्रदेश में जीते। अब लोकसभा माना तो यह जा रहा था कि शिवराज जी को लोकसभा का टिकट मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, कहीं विधायक बनकर तो नहीं रह जाएंगे, ऐसी चर्चाएं भी आपने सुनी होंगी, हमने भी सुनी। तो राजनीति कई तरह के उतार चढ़ाव से गुजरी है, और मुझे लगता है शिवराज जी को भी आप याद करिए, जब विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव बने थे, शिवराज जी रह गए थे, तो शिवराज जी की कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही थी, ऐसे उनके अंदर की कुंठा भी सामने आ रही थी। कई बार तो उनके बयानों से ऐसा लग रहा था कि सीधे मोदी जी से पंगा ले रहे हैं। तो ये सब राजनीति के उतार, ऐसे में अब कांग्रेस के पास ये पूरा मौका है कि वो उसमें राजनीति करे। कांग्रेस ये नहीं चाहती कि शिवराज प्रधानमंत्री बन जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तो कांग्रेस का भला हो जाएगा, लेकिन राजनीति कर रही है कांग्रेस, में कोई शक नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत का आ गया, आपने विवेक तनखा का बताया, उसका आ गया, यहां तक कि यहां के लोकल विधायक संजय यादव उनका भी आ गया। कई सारे नेताओं का प्रेम उमड़ रहा है शिवराज जी के प्रति। मुझे लगता है शिवराज सरकार चला रहे थे, विरोधी हैं, लेकिन मुझे लगता है जैसे नरेंद्र मोदी जी विपक्ष पे टारगेट करते हैं, नुकसान करते हैं, जेल में बचते हैं, आक्रमण करते हैं, शिवराज जी उस मामले में लिबरल है, बेशक। अजय जी को इन कर लेते हैं एक बार। जी, अजय जी को भी सम्मान करते हैं। आऊंगा दिनेश जी, आऊंगा, बस अजय जी को इन कर लेते हैं। अजय जी, आपका जो दूध पक रहा है ना, उसमें नींबू लेके खड़ी है कांग्रेस, भाई संभाल कर रखिएगा, निचोड़ देंगे वो। देखिए प्रवीण जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एनडीए का चुनाव पूर्व गठबंधन एनडीए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा और सभी सहयोगी दलों ने भी मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा, तो एनडीए को स्पष्ट तौर पर 293 सीटें प्राप्त हुई, जो बहुमत से 21 सीटें ज्यादा हैं, और जो इंडी गठबंधन से तो अकेले भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटें ज्यादा हैं। तो इसमें ये कहना कि मैंडेट नहीं मिला, ये कांग्रेस का झूठ है, बौखलाहट है। जब प्री पोल गठबंधन था तो कैसे मैंडेट नहीं मिला? और दूसरी बात आप कहते हैं, मतलब आप अपने दम पे नहीं ला पाए, ये कहना होगा। लेकिन प्रवीण जी, अपने दम पे इंडी गठबंधन के सहयोगी तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, चाहे बंगाल हो चाहे पंजाब हो, उसके बाद वो उसको गठबंधन मानते हैं, और हमारे एनडीए के सभी सहयोगी मिलके लड़े। कहीं कोई चुनाव में एक दूसरे के सामने नहीं लड़ा, वो चुनाव पूर्व का गठबंधन था। 14 और 19 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तब भी एनडीए के सहयोगी मंत्रिमंडल में थे और उसे एनडीए की ही सरकार माना गया। तो ऐसे में कांग्रेस के इस झूठ से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी देश की एक अनूठी पार्टी है, जिसके भाजपा से 141 सांसद कम है, और ये अपनी समीक्षा छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के परिणामों की समीक्षा करने में लगी है। ये कांग्रेस पार्टी के इतिहास का तीसरा सबसे लोएस्ट अंक है जो कांग्रेस पार्टी लेके आई है, जिसमें कांग्रेस के नेता मिठाइयां बांट रहे हैं और एक दूसरे के जश्न मना रहे हैं। तो ऐसे दिवालियेपन का क्या जवाब दें? कांग्रेस को जो सीटें बढ़ी भी है वो केवल सहयोगियों की वजह से। रविंद्र जी को इन कर लेते हैं। रविंद्र जी, मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही बात करना चाहूंगा कि अब ये बात तो सही है कि क्लीन स्वीप कर दिया इनने, यहाँ धो डाला आप लोगों को, 29 सीटें पूरी ले आए। अब जो बड़े बड़े नेता हैं आपके यहाँ, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और पचौरी जी तो वहाँ चले गए, कांतिलाल भूरिया, इनकी भूमिका क्या होगी? दिल्ली से इनके तरफ तो तोहफे आने की खबरें आ रही हैं कि भाई किसी न किसी को तोहफा मिलेगा, वीडी शर्मा जी को भी तोहफा मिलेगा, शिवराज जी को भी मिलेगा, और जिसे भी मिले। आपके यहाँ तोहफा कोट अनकोट किस शक्ल में आएगा? देखो दुबे जी, ये पूरे देश का चुनाव था, केवल मध्य प्रदेश का चुनाव नहीं था ये। और अगर इनको मध्य प्रदेश में तो बात आ रही है, लेकिन अयोध्या में इनकी पार्टी चुनाव हार गई।
इसकी समीक्षा भी तो करें भारतीय जनता पार्टी क्यों हार गई। जहां भगवान राम का इतना भव्य मंदिर बना, सब कुछ पूरे देश की निगाहें थी वहां पर, तो इनकी समीक्षा हो गई, क्या कारण था। मैं केवल एक बात कह रहा हूँ, बाकी समीक्षा होती है, रहा 243 सीटों की समीक्षा होती है रविंद्र जी, कोई एक सीट विशेष नहीं होती है। पूरी बात सुन लेते हैं, अजय सुन लेते हैं। हाँ, फिर आपकी बारी में वो बोलेंगे तो शोर जैसा लगेगा। बोलिए बोलिए ध्यान रखिए। मैं ये कहने वाला हूँ कि मध्य प्रदेश में देखिए कई बार जीत हार का सिस्टम समीकरण के आधार पर भी होता है। जो भी राजनीति में समीकरण भी बनते हैं, जैसे अभी मुरैना का मैं एग्जाम्पल दे दूं। मुरैना में बीएसपी हर बार चुनाव लड़ती है। इस बार बीएसपी को 1,80,000 वोट मिले। उससे पहले आप 3-4 बार की समीक्षा कर लो, 1,20,000 पे कांटा 25,000 पे टिकता था। तो मैं समझता हूं कि वहां से भी समीकरण बनता बिगड़ता है। नहीं, मुरैना की सीट तो हमारी क्लियर होती वो। और दूसरी बात ये है कि चलो जीत हार को हम स्वीकार कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में हम हारे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी हारी, इसको भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर रही है। दूसरी चीज ये है कि पूरे हिंदुस्तान में आज भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम पे एनडीए का पूरे गुणवा को मिलाकर के उनका बहुमत आ गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से दम भर रही थी कि हम 376 सीटें लेके आएंगे, तो क्या उनका वो हो गया। दूसरी बात, 400 पार का नारा तो पूरे एनडीए को मिलाकर के कह रहे थे, वो अकेले अपने दम पे कह रहे थे कि हम 370 सीटों से ऊपर लेके आएंगे, बाकी एनडीए के गठबंधन का जो है उसके सीटें आएंगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि अति उत्साह में कह तो जाते हैं। रहा सवाल वोट का, हम विधानसभा में जब लड़े मध्य प्रदेश में तो हमें 2.25 करोड़ वोट मिले, 2 करोड़ वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को। अभी भी अगर आप वोट को निकालेंगे तो बहुत सारी सीटें हमारी ऐसी हैं मध्य प्रदेश में जिनमें हम 50,000, कहीं 40,000, कहीं 60,000, ये अंतर था। तो मैं ऐसा नहीं कि वो जनता जिसने हमको मुरैना में अगर हम 4.5 लाख वोट पा रहे हैं तो वो मतदाता भी तो मध्य प्रदेश के निवासी वोटर तो है आपका, उनकी भी भावना वोटर है, ये अलग मसला है। लेकिन मार्कशीट ज्यादा महत्वपूर्ण सर, तैयारी कितनी की, कौन पूछता है। एक बार इनका लेता हूं मैं, दिनेश निगम त्यागी जी को इन करता हूं। दिनेश जी, एक और बात, आप क्या भूमिका देखते हैं इन जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता जिनका मैंने जिक्र किया नामों का, और खासतौर पर दिग्विजय सिंह ने आज एक सोशल मीडिया में पोस्ट किया है, पढ़ के सुना देता हूं। लघुता न मेरी छुओ तुम हो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ रखूंगा नहीं, भीख में मांगूंगा नहीं। वो शिवमंगल सिंह सुमन की एक बड़ी चर्चित कविता है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा टाइप का जो है। इस ट्वीट के मायने जी प्रवीण जी, दरअसल जिस कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बना ली थी, ऐसा लगता है वो कांग्रेस इस समय सबसे बुरे दौर में गुजर रही है। आप देखिए, जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज, बड़े नेता कहे जाते थे, वरिष्ठ नेता कहे जाते थे, कमलनाथ अपना गढ़ नहीं बचा पाए, उनका बेटा हार गया। दिग्विजय सिंह अपने गृह क्षेत्र में लड़े, वो चुनाव हार गए। कांतिलाल भूरिया कई चुनाव लड़े थे, आदिवासी चेहरा है, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो चुनाव हार गए। इसके बाद इनके बाद जो 2 बड़े नेता थे, पचौरी जी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए चुनावी के दौरान, सिंधिया जी पहले चले गए थे। बड़े नेताओं की तो ये स्थिति है। जहां तक नई पीढ़ी पे भरोसा किया इस बार, चूंकि कमलनाथ फेल हो गए थे, बड़ी लीडरशिप फेल हो गई थी विधानसभा चुनाव में, तो नए चेहरों पे दाव लगाया गया। तो जीतू पटवारी, उमंग श्रृंगार को लाया गया, वो भी कुछ नहीं कर पाए। कमलेश्वर पटेल को लोकसभा चुनाव लड़ाया गया, वो हार गए। उधर जो है सिद्धार्थ कुशवाहा को लड़ाया गया, वो हार गए। उधर इनका एक यूथ चेहरा ओमकार सिंह मरकाम था, वो हार गए। दिग्विजय सिंह के बेटे एक युवा चेहरा हैं कांग्रेस के, वो राघवगढ़ में ही बमुश्किल 11,000 वोटों से जीत पाए दिग्विजय सिंह, बाकी तो हार गए कॉन्स्टिट्यूंसी में। विक्रांत भूरिया एक चेहरा है कांग्रेस के युवा, तो उसके यहाँ मेरा कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस की सीनियर वरिष्ठ पीढ़ी और युवा पीढ़ी दोनों असफल होगी इस चुनाव में। तो अब कांग्रेस क्या करेगी, ये अभी अजय सिंह का मैं एक बयान देख रहा था। अब अजय सिंह ने भी जीतू पटवारी पे निशाना साधा है, टिप्पणी की है। तो अजय सिंह, अरुण यादव, एक ये पीढ़ी है। थोड़ा आप ये मान सकते हैं कि 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले मैदान में थी अजय सिंह और अरुण यादव की जोड़ी थी। इन्होंने मेहनत की थी। एन वक्त पे कमलनाथ जी आ गए थे, अरुण यादव को हटा दिया गया था, कांग्रेस सत्ता में आ गई थी। कमलनाथ जी सत्ता संभाल नहीं पाए थे। लेकिन अब कांग्रेस के लिए मुझे लगता है सबसे ज्यादा चिंतन मंथन मनन का दौर है। भाजपा तो क्लीन स्वीप किया है,
भाजपा जीती है, वो रविंद्र जी कह रहे हैं ठीक है कि कहीं कम वोटों से कुछ 2, 4, 5 सीटें ऐसी भी हैं यहाँ 50, 60, 70 हजार 1 लाख से कम वोटों से जीती हारी है कांग्रेस। बाकी सारी सीटें 25 सीटें तो भाजपा 1 लाख से ऊपर से ही जीती है और 5-6 सीटें तो 5-5 लाख के अंतर से ऊपर से जीती है। तो भाजपा ने भारी भरकम जीत दर्ज की है और कांग्रेस के वरिष्ठ और युवा सभी नेता असफल रहे हैं। अब कांग्रेस क्या करेगी? मुझे लगता है कांग्रेस को भाजपा पर, शिवराज सिंह पर या दूसरों पर टीका टिप्पणी करने के बजाय सही बात है, अपना घर व्यवस्थित कर लेना चाहिए। मंथन करना ठीक है, एक बार अजय जी का रुख करते हैं। अभी से मजबूत हों अजय जी का रुख करते हैं। अजय जी, वो स्लिप ऑफ टंग हो गया, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा। दरअसल वो शुभंकर सुमन की वो कविता उन्होंने पोस्ट की है दिग्विजय सिंह ने कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। ये मैसेज जो है उसकी कुछ एक लाइनें चैलेंज करती हुई हैं, जो समझ नहीं आ रहा कि वो चैलेंज आपको कर रहे हैं दिग्विजय सिंह या अपने संगठन को। आप क्या समझ पाए उनके सोशल मीडिया पोस्ट से? देखिए प्रवीण जी, दिग्विजय सिंह जी की हालात इस मध्य प्रदेश में सबसे दयनीय हो गई। ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम। दिग्विजय सिंह समझते थे कि या तो किसी तरह चुनाव में कुछ परिणाम फेवरेबल मिल जाए और नहीं भी मिला तो चुनाव के बाद ईवीएम की दुकान खोल के बैठ जाएंगे। वीवीपैट, ईवीएम में घपला घोटाला और अन्य राज्यों में परिणाम ऐसा आ गया कि ईवीएम पे ठीकरा भी नहीं फोड़ पा रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह इस समय हताशा के दौर में गुजर रहे हैं क्योंकि पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व इनका ईवीएम को सही मान रहा है। तो दिग्विजय सिंह का वो ईवीएम का रोना भी समाप्त हो गया। और साथ ही मध्य प्रदेश की राजनीति में चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे जीतू पटवारी हो, तीनों ही खारिज की गई। एक चीज रविंद्र जी जरूर कह रहे थे, एक एक सीट के हिसाब से कि मुरैना में बीएसपी को ऐसा वोट मिल जाता तो हम जीत जाते। प्रवीण जी, ऐसे तो उत्तर प्रदेश में सभी जगह ये माना गया कि बीएसपी का वोट कांग्रेस गठबंधन को मिल गया इसलिए ये जीत गए। तो ऐसे में तो आप सभी सीटें हार जाते उत्तर प्रदेश की। अगर एक मुरैना का ऐसा आप रिजल्ट परिणाम बताएंगे तो इस तरह का एनालिसिस नहीं हो सकता है। आप जमीनी सच्चाइयों को स्वीकार करिए कि कांग्रेस को आधा वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी के सामने। आप मैदान में मुकाबला करने की स्थिति में भी नहीं थे और भारतीय जनता पार्टी जो पहले से चरम पे थी उस चरम से भी ऊपर जाके पहुंची है। और मध्य प्रदेश ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो कभी नहीं टूट सकता। जब आपके बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे थे तो आपके नेता कहते थे कि सब बेकार हैं, किसी की कोई जरूरत नहीं है, सब महत्वपूर्ण बात रविंद्र जी को इन करूंगा। अब मैं बिल्कुल इन करूंगा। रविंद्र जी, इस बात से इनकार नहीं, कागज में दिख रहा है, ये एक तरह का स्थापित तथ्य है कि एक वोट बैंक है आपका, एक वोटर है आपका। आपने केवल मुरैना कहा, मैं पूरी 29 सीटों पर कह देता हूं कि एक वोट बैंक है, विधानसभा चुनाव में भी दिखा के है। लेकिन उसे चैनलाइज करता कौन है? लीडर नहीं है ना आपके पास भाई, किसी लीडर में क्षमता नहीं बची अब कि वो इस तरफ ला जाए। मौजूदा जो प्रदेश अध्यक्ष से लेके और जो सीनियर लीडर हैं उन पर आपकी टिप्पणी। देखिए, मैं दुबे जी एक बात बता दूं आपको। बताइए। क्या होता है जब कहीं लोकतंत्र है, ये हार में कई कारण होते हैं। जब कोई व्यक्ति व्यक्ति या संस्था या पार्टी चुनाव हारती है तो उसमें तमाम कमियां नजर आने लगती हैं, लेकिन जीत में सारी कमियां खत्म हो जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले पूरे हिंदुस्तान की समीक्षा कर लो, अगर मध्य प्रदेश की तो चलो आपने कह दिया, मैंने एक बार कह दिया, मैं कितने बार कह दूं कि हार और जीत को लोकतंत्र में हंस के स्वीकार करना चाहिए। हम कर रहे हैं, हम समीक्षा करेंगे, आगे फिर प्रयास करेंगे और जनता की आवाज उठाएंगे। बात यह है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी के लिए तमाम तरह की बातें आती थी और आज जब परिस्थिति फेवरेबल हुई तो कोई टिप्पणी बहुत अच्छा हो गया। तो ये रहता है कि मध्य प्रदेश में कोई नेता नहीं है, ये कहना मुझे नहीं लगता ठीक, क्योंकि नेता नहीं है, बराबर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। परिस्थितियां, समीकरण भी कई परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि लोकतंत्र में परिणाम उल्टे आते हैं। और प्रयास तो हर नेता, हर राजनीतिक दल प्रयास करता है और रहा सवाल इसका, इसमें अति उत्साहित नहीं होना चाहिए। अभी हमारे प्रवक्ता जी बड़े खुश हो रहे हैं मध्य प्रदेश को लेकर के, और उत्तर प्रदेश की बात आती है तो तिरमिला जाते हैं। अगर कहीं दूसरे राज्य की, महाराष्ट्र की बात करने लगे तिरमिला जाएंगे। तो आप केवल अरे 36 सीटें की बात कर रहे हैं आप, यूपी और मध्य प्रदेश में आप देखिए, सुनिए, केवल कह देने से नहीं होता है,
जिस उत्तर प्रदेश पे आप ताल ठोक रहे थे, उस उत्तर प्रदेश में आपको धूल चढ़ा दी वहाँ गठबंधन ने, ठीक है धूल चढ़ा दी। सर, तीसरे मेहमान को करता हूँ, माफ कीजिए, ये शोर जैसा लगने लगा। तीसरे मेहमान दिनेश जी को इन करता हूँ, दिनेश जी को माफ कीजिए। रविंद्र जी, अजय जी, वक्त रहा तो आऊंगा, दिनेश जी को इन करना चाहूंगा, इसी बात को लेकर जाना चाहूंगा जरूर, जो बात रविंद्र जी ने कही उसका एक सिरा लेके जाऊंगा। दिनेश जी, रविंद्र जी कह रहे हैं कि भाई इससे मैं सहमत हूं कि हार के जो क्रेडिट लेने वाले, हार के ठीकरे वाले अलग लोग होते हैं और जीत के क्रेडिट लेने वाले लोग, श्रेय लेने वाले लोग अलग होते हैं, सहमत है। लेकिन इस चुनाव में आपको लगता है कि जीतू पटवारी में वो विजडम आपको दिखा जो एक लीडर में होना चाहिए, जिस तरह की भगदड़ मच रही थी, जिस तरह वो रोक नहीं पा रहे थे, जिस तरह से उन्होंने कोई मैन टू मैन मार्किंग की हो कि भाई हमको ऐसे 29 सीटों पर काम करना है, आपकी टिप्पणी क्या? वो समझदारी, वो बुद्धिमत्ता, वो चातुर्य आपको दिखा जीतू पटवारी में? देखिए प्रवीण जी, मेरी नज़र में इस 5-7 साल के कार्यकाल में कांग्रेस में दो बड़ी चीजें हैं जो मुझे लगता है इतिहास में नहीं हुई। कमलनाथ जैसा वरिष्ठ नेता, उसके मुख्यमंत्री रहते पार्टी टूट गई और सरकार चली गई, जबकि यह माना जाता था वो सबसे वरिष्ठ, सबसे अनुभवी है, सब मैनेज कर लेंगे, वो मैनेज नहीं कर पाए, अपने पार्टी नेता को नहीं संभाल पाए और सारे विधायक चल गए। जहां तक जीतू पटवारी के सवाल है, जीतू पटवारी यूथ है, यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और पूरे प्रदेश में उन्होंने काम किया था, ये माना गया था संगठन को अच्छे से चला लेंगे। लेकिन जैसी भगदड़ कांग्रेस में, मतलब मुझे लगता है इतिहास में कभी नहीं हुई कि जीतू पटवारी संभाल नहीं पाए, विधायक भी जा रहे, नेता भी जा रहे, कार्यकर्ता भी जा रहे, हर कोई जा रहा है। तो जीतू पटवारी की असफलता तो प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद चुनाव शुरू होते ही शुरू हो गई थी। हाँ। और मुझे लगता है कि उनको समय चुनाव के पहले मिला था, थोड़ा बहुत अपना संगठन दुरुस्त करते, थोड़ा लोगों पे भरोसा पैदा करते, तो ना उन्होंने संगठन की तरफ ध्यान दिया। वो इसमें रहे कि लोकसभा चुनाव है, कोई नाराज ना हो, इसलिए संगठन नहीं बनाना, पुराने संगठन पे चलते रहे। बाकी हर जगह दौरे तो किए, लेकिन लोगों पे भरोसा नहीं जता पाए कि हम लीडर हैं, हम संभाल सकते हैं संगठन को, पार्टी को। नतीजा यह हुआ कि छोटे से लेके बड़े तक, मतलब आप ये देखिए, ऐसा कोई दिन नहीं होता था, ऐसा कोई जिला नहीं होता था, ऐसा कोई लोकसभा क्षेत्र नहीं होता था जहां से खबर ना आती हो कि आज एक पूरी डिस्ट्रिक्ट बॉडी तक समाहित हो गई, पूरी डिस्ट्रिक्ट बॉडी अध्यक्ष समेत नीचे तक के भी कई जगह। तो ये असफलता जीतू पटवारी की है और वो चुनाव परिणाम में भी झलकी। जैसे रविंद्र जी कह रहे थे, बात सही है, जैसे अपना मुरैना में जो है बसपा ने इनके रमेश गर्ग को टिकट दे दिया, कांग्रेस का बागी होकर लड़ गया, तो वहां जो है कांग्रेस को नुकसान हो गया, वरना हो सकता है कांग्रेस जीती। लेकिन भाजपा ने भरपाई की, उसको रामनिवास रावत को, वहां की महापौर को ले लिया। रामनिवास रावत के क्षेत्र से ही पार्टी 30-35 हजार से की लीड लेके जीत गई। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए सतना है, सतना में हर कोई कह रहा था कि इस बार गणेश सिंह नहीं जीतेंगे, गणेश सिंह हार जाएंगे, लेकिन वहां जो है नारायण त्रिपाठी, क्योंकि वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात तय है, जिस बात से हमने अपनी बात की शुरुआत की थी कि भाई दोनों दलों की तरफ तोहफे आएंगे, किसी ना किसी शक्ल में आएंगे, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने भी गजब परफॉर्म किया है और कांग्रेस ने भी बहुत खराब परफॉर्म किया है। तो जाहिर बात है कि दोनों के जो प्रमुख लीडरशिप हैं वो कुछ ना कुछ तो सोच रहे होंगे। अब क्या सोचेंगे ये आने वाले दिन में आपको पता लगेगा। आज की चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।